अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर का जो बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पीटीबी बुक के अंदर यानी कि पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर, तो वो शुरू करने वाले हैं। तो हम देखते हैं उसमें जो पहला टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? तो दोस्तों, आप बायोकेमिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? जो भी जानते होंगे आज आपके नॉलेज में इजाफा होगा कि बायोकेमिस्ट्री असल असल में कहते किस चीज़ को है, किस चीज़ को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। बायो कहते हैं लाइफ को, केमिस्ट्री कहते हैं केमिकल्स को। ये तो सिंपल सा इसका नाम का मतलब है। इसका मफहूम क्या होता है, मतलब इसका मफहूम क्या है, इसका ट्रांसलेशन क्या है, हम इसको किस तरीके से बायोलॉजी में डिफाइन करते हैं, इसकी तारीफ क्या है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसकी तारीफ बहुत ही मुख्तसर लिखने वाला हूँ, आपने इसकी तारीफ को समझ के अपने जहनों में बिठा लेना है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है हम ज़रा डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि बायो केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो बायोकेमिस्ट्री होती है स्टडी स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स केमिकल कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स एंड their reactions in living organisms। मतलब कि स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड देयर रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमने केमिकल कंपोनेंट्स की स्टडी करनी है। केमिकल कंपोनेंट्स में देखो एलिमेंट्स आ गए, कंपाउंड्स आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, सारे के सारे क्या है? केमिकल कंपोनेंट्स। तो केमिकल कंपोनेंट्स की हमने जो है वो स्टडी करनी है, लेकिन केमिकल कंपोनेंट्स की स्टडी कहाँ पर करनी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जैसे इंसान एक ऑर्गेनिज्म है और लिविंग भी है, बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है और लिविंग भी है, डॉग, लाइन वगैरह जो भी है, सारे सारे ऑर्गेनिज्म भी लिविंग भी है, प्लांट एक ऑर्गेनिज्म लिविंग भी है। तो केमिकल कंपोनेंट की तो स्टडी करनी है, लेकिन वो कहाँ पर करनी है? कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर करोगे तो उसे बोलेंगे बायोकेमिस्ट्री। अदरवाइज केमिकल कंपोनेंट की स्टडी को तो केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, केमिकल कंपोनेंट की जो स्टडी की जा रही होती है तो उसको तो केमिस्ट्री बोलेंगे ना। लेकिन बायोकेमिस्ट्री क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री जो है वो बोलेंगे केमिकल कंपोनेंट की जो स्टडी होती है वो तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हो तो उसे बायोकेमिस्ट्री कह सकते हैं। आपके माइंड में ये डेफिनेशन क्लियर होगी। ये एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आगे है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आ जाती है बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम इसकी लिखते हैं डेफिनेशन, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन both together in a molecule are compounds। एक मॉलिक्यूल में या फिर कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन अगर टुगेदर हो, टुगेदर का मतलब है साथ हो, इकट्ठे हो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ हो, इकट्ठे हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को या फिर ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन की जाती है, बायोलॉजी में लिखा है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर पाया जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। लेकिन केमिस्ट्री की बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ओनली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मोस्टली क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होता है मोस्टली। तो अच्छी डेफिनेशन ये बन सकती है कि कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर इन अ
कि ये दोनों इकट्ठे पाए जाएं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। वैसे कार्बन पाए जाएं, जैसे क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CsCf, तो ये कंपाउंड जो है वो सीजियम फ्लोराइड, तो इसमें आपके पास जो है वो कार्बन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो दूसरे बने उनमें आपके पास कार्बन होता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, वो कंपाउंड जाहिर बात है ऑर्गेनिक कहलाएंगे, लेकिन उसमें हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन वो चंद एक होंगे, मतलब इतने भी नहीं, ज़्यादातर हाइड्रोजन रखेंगे, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन टुगेदर इन कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बेसिकली क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं दो एटम में दो से ज़्यादा एटम मिलेगा मॉलिक्यूल। कंपाउंड कहते हैं कि बेसिकली उसका मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल हो तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। जैसे मेरे पास 18 ग्राम वाटर है तो उसको 18 ग्राम वाटर को मॉलिक्यूल थोड़ी बोल सकता हूँ, बोलूँगा ये कंपाउंड मेरे पास वाटर का पड़ा है, ठीक है, क्योंकि उसमें बड़े सारे मॉलिक्यूल 18 ग्राम में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे, तो वो तो फिर इतने मॉलिक्यूल है ना 18 ग्राम में, ठीक है। इस तरह 98 सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है H2SO4, तो उसमें मैं ये तो नहीं बोल सकता कि भाई ये एक दो मॉलिक्यूल मेरे पास है, वो तो मैं नहीं बोलूँगा। 98 ग्राम होंगे तो मेरे पास मैं बोलूँगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल थे मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड के, सिंपल। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। आगे तारीफ आती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की इसकी जस्ट उलट होगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तारीफ होगी कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो नहीं पाए जाते इकट्ठे, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन क्या नहीं पाए जाते, इकट्ठे नहीं पाए जाते। तो आपने ऐसे कंपाउंड की जो तारीफ करनी तो इस तारीफ की जस्ट उलट कर देनी, तो आपको वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तारीफ पता लग जाएगी। उसके बाद एक टेबल आता है जिसमें कंपैरिजन है बैक्टीरियल सेल का और मैमेलियन सेल का, ठीक है। बैक्टीरियल सेल का और मैमेलियन सेल का कंपैरिजन किया गया है केमिकल कंपोनेंट्स के लिहाज के साथ, मतलब उसमें कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो बैक्टीरियल सेल में कितने फीसद पाए जाते हैं, और वही केमिकल कंपोनेंट्स मैमेलियन सेल में कितने फीसद पाए जाते हैं, बैक्टीरियल सेल से ज़्यादा पाए जाते हैं कम पाए जाते हैं। तो ये कंपैरिजन किया है, मुकाबला किया हुआ उनसे, मवाजना किया हुआ, मवाजना, मुकाबला या फिर कंपैरिजन, जो भी आप बोल सकते हो, इजीली बोल लो। तो यहाँ पर कंपैरिजन का वर्ड यूज़ किया, इंग्लिश है ना, तो कंपैरिजन का वर्ड यूज़ किया गया। तो आप वो लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो आपने कर लेना, क्योंकि वो डेटा याद रखना है। प्रोटीन जो है वो वाटर जो है वो 70% दोनों में पाया जा रहा है, प्रोटीन जो है वो 15% जो है वो बैक्टीरिया में पाई जाती है और 18%, इसी तरह आपने याद रखना है, सारे डेटा याद रखना है। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म, तो आप मेटाबॉलिज्म की हम तारीफ देखते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, मेटाबॉलिज्म है क्या वैसे, तो हम मेटाबॉलिज्म की दरअसल यहाँ पर तारीफ लिखने की कोशिश करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री आएगी आपको समझ में आ रही होगी, तो हम चलते हैं मेटाबॉलिज्म की तरफ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर जी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं कोलेक्टिव केमिकल reactions in a living organisms is called metabolism। यानी कि कलेक्टिव, इस वर्ड पे गौर देना। कलेक्टिव कहते हैं मजमुआ, जमा, कलेक्टिव कहते हैं मजमुआ, जमा, सब कुछ जमा कर देना, कलेक्टिव उसे कहते हैं। तो कलेक्टिव केमिकल रिएक्शंस मतलब सारे केमिकल रिएक्शन जितने किस्म के होते हैं, रेस्पिरेशन होते हैं, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो जो हो रहा है, ठीक है। कलेक्टिव केमिकल रिएक्शंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो कलेक्टिव केमिकल रिएक्शंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको आप बोलते हो मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है,
केमिकल रिएक्शन नहीं है, केमिकल रिएक्शंस के मजमूए का नाम है। मेटाबॉलिज्म एक नाम है, किस चीज़ का नाम है? केमिकल रिएक्शंस के मजमूए का नाम है। कुलेक्टिव नाम है ना, कुलेक्टिव नाम है। कुलेक्टिव जब केमिकल रिएक्शंस को आप कुलेक्टिवली कहते हो तो उसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म एक रिएक्शन का नाम नहीं है, कुलेक्टिव रिएक्शन का, सारे रिएक्शन का नाम मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स जनरली आपको पढ़ाई जाती है। एक है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म हम देखते क्या है। तो मेटाबॉलिज्म की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो दो टाइप्स है मेटाबॉलिज्म की। पहली जो टाइप्स है वो है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स combine together to form large molecule। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर, कंबाइन आपस में मिलते हैं, टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, कंबाइन का मतलब तो मिलते हैं, कंबाइन, यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं आपस में टुगेदर। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, और बनाते हैं, क्या बनाते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। और इस टाइप के रिएक्शन को आप बोल सकते हैं एनाबॉलिज्म, और ये एनाबॉलिज्म टाइप है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आगे कैटाबॉलिज्म दूसरी टाइप को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लिया आपने। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल जो आपकी पीडीपी बुक के अंदर लिखी, मैं तो वही लिखूंगा। तो इसकी एग्जांपल लिखी थी आपके पास यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। तो इसकी एग्जांपल क्या लिखी है? फोटोसिंथेसिस। तो ये आपको याद रखना, फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती। तो फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल लिखी है, ठीक है, एनाबॉलिज्म की एग्जांपल लिखी और भी होगी, लेकिन आपके फोटोसिंथेसिस यहाँ पर लिखी, तो आपने एक याद रखनी। और इसके बाद है कैटाबॉलिज्म। तो अब हम देखते हैं कैटाबॉलिज्म की क्या डेफिनेशन बनती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि कैटाबॉलिज्म तो कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक टू फॉर्म small molecules and release energy। इसमें क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, वो टूट जाते हैं। वो क्या करते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल टूट जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, और इस दौरान एनर्जी खारिज होती है। जाहिर बात है, लार्ज मॉलिक्यूल जब टूटेंगे तो इनके बॉन्ड अंदर होंगे, बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, तो वो जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी खारिज होती है। तो इसकी जो एग्जांपल बताएंगी वो है डाइजेशन और रेस्पिरेशन। ये दो एग्जांपल आपकी बुक में बताएंगे। तो मैं लिखता हूँ रेस्पिरेशन और प्लस डाइजेशन। तो ये दो एग्जांपल आपने याद रखनी है, डाइजेशन और रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म की टाइप्स होती हैं। तो आपको यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के लिहाज के साथ। तो कल जो है वो हमारे पास टॉपिक शुरू हो रहा है
इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो कल हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। तो कार्बन की क्या इम्पोर्टेंस है ये हम कल पढ़ेंगे। वो एक अगला लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास शुरू हो रहा है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इसको शेयर करके बेसिकली दूसरों की मदद कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल आपको ज़ीरो से पढ़ा रहा हूँ, मतलब जिसको बिल्कुल इंग्लिश की मीनिंग भी नहीं पढ़ना आती, फर्स्ट ईयर में वो पहुँच गए और नंबर बड़े उन्होंने सी ग्रेड डी ग्रेड ले लिया, तो उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस चैनल पे उनको भी सही तरीके से गाइड किया जाएगा, एक लफ्ज़ उनको बताया जाएगा। तो ये चैनल हीरोज़ के लिए नहीं है, ये हीरोज़ के लिए चैनल भी जिनके प्लस ग्रेड है मैट्रिक में, और जिनके डी ग्रेड है, सी ग्रेड है, उनके लिए भी चैनल होगा। तो दोनों के लिए मैं ज़ीरो से पढ़ाऊँगा और हीरो बना दूँगा। तो जो पहले से हीरो है तो वो और सुपर हीरो बन जाएगा। तो लिहाजा मैं आपको शुरू से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ये चैप्टर मैंने शुरू किया हुआ है। तो आपने इसके लेक्चर जो है वो बाकायदगी से लेने हैं। अगर आपको इस चैप्टर पे कमांड चाहिए, आप चाहते हैं कि इस चैप्टर आपको आ जाए, तो आपने इस चैप्टर के लेक्चर्स इस तरीके से लेने हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे।